हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोग का मेरे YouTube चैनल पर। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में जानेंगे। पिछले क्लास की वीडियो में हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की ऐसी नदियों के बारे में जाना जो बंगाल की खाड़ी में अपने जल का विसर्जन करती हैं। आज उसी श्रृंखला की कड़ी में हम लोग अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक हेडिंग के रूप में पहले से लिख दूँ कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के अंतर्गत हम लोग इनकी विशेषताओं के बारे में जान लिया और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में जान लिया। आज हम लोग अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, ठीक है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हो गई। अब पिछले क्लास की वीडियो में आप लोग बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में जाना। यदि आप लोगों से एक सवाल मैं पूछूं, यहाँ पर लिख रहा हूँ कि प्रायद्वीपीय भारत की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है। तो प्रायद्वीपीय भारत की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम को यदि आप लोग देखें तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखें कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी, ये उत्तर से दक्षिण इन नदियों का क्रम है। आप एक बार इन्हें भी ध्यान में रखे रहेंगे। परीक्षाओं में कभी पूछा जा सकता है तो बहुत से लोग पेन्नार को नीचे कर देंगे, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और पेन्नार कर देंगे। तो लेकिन जो पेन्नार नदी है वो कृष्णा और कावेरी के बीच में प्रवाहित होती है। मैं अब इसको मिटा रहा हूँ। चलिए, अब यहाँ पर ये बी हो गया। बी में पहला नर्मदा नदी को ही ले लेते हैं हम लोग। नर्मदा नदी सबसे पहले इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितना है? तो 1312 किलोमीटर। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत आप पॉइंट टू पॉइंट नोट करिए। पहला पॉइंट कि नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी, और पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है।
इतना बात समझ आया आप लोग को? मैं एक बार पुनः इनको बता रहा हूँ कि भारत की प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी नदी है, दूसरे नंबर पे कृष्णा नदी है और तीसरे नंबर पे नर्मदा नदी है। तो वही चीज़ लिखा गया है, ऊपर वाली जो लाइन है ये यही लिखा गया है कि नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है, यानी पहली जो नदी है गोदावरी, दूसरी नदी कृष्णा, तीसरी नदी नर्मदा। और वहीं फिर दूसरी जो लाइन है कि यह प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है, यानी कि एकमात्र एक ऐसी ये नदी है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली यह सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अब उद्गम, अब इसके उद्गम को हम लोग देखते हैं। तो इसका जो उद्गम है, उद्गम कहाँ से होता है? तो उद्गम सतपुड़ा के मैकाल पर्वत से। कहाँ से? सतपुड़ा के मैकाल पर्वत से, मैकाल पर्वत से। ठीक, देखिए ये हो गया विंध्याचल, यहाँ पे सतपुड़ा और ये मैकाल। तो ये हो गया मैकाल, ये हो गया सतपुड़ा और यहाँ पे ये हो गया विंध्यन। तो ये विंध्यन पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी का ही पूर्व में उत्तर से दक्षिण विस्तार पाया जाता है, जिसे मैकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो इसी मैकाल पर्वत के अमरकंटक नामक चोटी से, और ये जो अमरकंटक है ये सबसे ऊंची चोटी है किसकी? तो इस मैकाल पर्वत की। ठीक है, तो अमरकंटक नामक चोटी से ये नदी इन दोनों पर्वत के बीच में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिरती है? तो खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में गिरती है। और इसी नदी के ही मुहाने के तट पर गुजरात का भड़ौच शहर है। ठीक है, ये भड़ौच शहर हो गया। तो नर्मदा नदी के मुहाने के तट पर ही भड़ौच शहर स्थित है गुजरात में, और ये खंबात खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। अब चूंकि ये भ्रंशित पर्वत है, जो सतपुड़ा है कैसा है? भ्रंशित पर्वत है, और इस कारण से ये जो नर्मदा नदी है ये भ्रंश घाटियों से होकर के प्रवाहित होती है। तो एक आप और भी फैक्ट नोट कर सकते हैं यहाँ पर कि नर्मदा नदी उत्तर में विंध्य और दक्षिण में सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। कौन सी घाटी से? भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। ठीक, तो जो नर्मदा नदी है वो उत्तर में विंध्य, दक्षिण में सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी से होकर के ये प्रवाहित होती है और खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। किसका निर्माण नहीं करेंगी? डेल्टा का। तो यहाँ पर मैं पहले से लिख दे रहा हूँ कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती, डेल्टा का निर्माण नहीं करती, बल्कि यह ज्वारनद मुख या एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो
प्रायद्वीपीय भारत की ऐसी नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं तो वे डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, बल्कि वे ज्वारनदमुख या एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। तो इस कारण से नर्मदा नदी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, और ये एस्चुअरी या ज्वारनदमुख डेल्टा का निर्माण करती है। यदि आप लोग के मन में ऐसा सवाल आ रहा होगा कि जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं वे डेल्टा का निर्माण करती हैं, लेकिन अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण क्यों नहीं करती हैं, तो डेल्टा का निर्माण करने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि जो नदियाँ हैं वे लंबे दूरी तक अपना रास्ता तय करें और अपने साथ अधिक से अधिक मात्रा में अवसाद प्रवाहित करते हुए लेकर के चलें, और जहाँ पे नदियों का मुहाना हो उस मुहाने पर उन अवसादों को इकट्ठा कर देगी, वो नदी उसको गिरा देगी वहाँ पर। तो उन्हीं अवसादों से निर्मित जो एक भूआकृतिक स्तर रूपों का निर्माण होगा उसे आप डेल्टा कहेंगे, ठीक है। लेकिन अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ एक कठोर चट्टानों से होकर के प्रवाहित तो हो ही रही हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही तीव्र गति से होकर के प्रवाहित हो रही है। ये अपने साथ अधिक से अधिक मात्रा में अवसादों को इकट्ठा नहीं कर पाती हैं। तीसरी चीज़ ये है कि ये नदियाँ एक खड़े कगार से सीधे तौर पे ऐसे गिरती हैं समुद्रों में, इस कारण से ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। एक फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ठीक, चलिए मान लेते हैं यहाँ पर ये नर्मदा नदी हो गई। ये कौन सी नदी हो गई? नर्मदा नदी। अब यहाँ पर आने के बाद ये सीधे ऐसे गिरती है, इस तरीके से, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल आप कह सकते हैं, खड़े ढालों से होकर के गिरती है। इस कारण से यहाँ इसके द्वारा लाए गए जो अवसाद होते हैं ये दूर दूर तक जल में चले जाते हैं। इस कारण से यहाँ पर डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाता है। इसी तरह ताप्ती नदी भी है। ताप्ती नदी गोवा की नदियाँ हैं, इधर की कुछ नदियाँ हैं, ठीक है, इधर की नदियाँ हैं, इधर की नदियाँ हैं, इधर की नदियाँ हैं। तो ये सभी डेल्टा का निर्माण नहीं करेंगी, जबकि इधर की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियाँ खड़े ढालों से होकर के नहीं गिरती हैं, बल्कि ये ऐसे गिर जाती हैं, इसलिए यहाँ पर ये डेल्टा का निर्माण करेंगी, ठीक है। तो ये सभी नदियाँ इधर की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करेंगी, और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करेंगी, ठीक। मैं इसको मिटा रहा हूँ। आप लोग समझ गए होंगे अब कि ये नदियाँ डेल्टा का निर्माण क्यों नहीं करती हैं। अब ये भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित हो रही है। इसी में एक चीज़ और आप लोग नोट कर लीजिए, सतपुड़ा को मैं मिटा रहा हूँ। सतपुड़ा से एक पर्वत, सतपुड़ा पर्वत से एक और नदी निकलेगी इस तरीके से। इस नदी को आप नाम दे दीजिए ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी भी भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती है। अब इसके नीचे एक पर्वत मिलेगा, अजंता पर्वत, ठीक है, अजंता। तो ये अजंता हो गया, ये सतपुड़ा और ये विंध्यन। ये हो गया सतपुड़ा और ये विंध्यन। विंध्यन, सतपुड़ा और अजंता। तो सतपुड़ा और अजंता के बीच से ही होकर के एक नदी प्रवाहित हो रही है, ताप्ती नदी। और ये ताप्ती नदी भी भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित हो रही है। अभी ताप्ती नदी आएगा, उसके बारे में मैं बताऊंगा। अभी तो मैं ऐसे आ गया दिमाग में, तो मैं बता दिया। तो नर्मदा नदी उत्तर में विंध्य और दक्षिण में सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती है। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं इसे स्टार दे रहा हूँ, इसे आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा। पूछा जाता है कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती है, तो नर्मदा और ताप्ती दोनों ही भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती है। और उधर एक और नदी है जो महानदी को भी आप ले सकते हैं। अब इनके प्रवाह क्षेत्र की हम लोग बात करें, प्रवाह क्षेत्र। तो प्रवाह क्षेत्र में यदि आप देखें तो नर्मदा नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है 87%। और इसके बाद गुजरात है, गुजरात में 11.5%। और महाराष्ट्र भी है, महाराष्ट्र में बस
इतना ही 1.5%। अब सहायक नदियों में हम लोग देख लें, सहायक नदियाँ। तो सहायक नदियों में लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से आप दूध में यदि शक्कर मिला के पिएंगे तो गैस नहीं बनेगा। तो दूध ही हो गया, शक्कर हो गया, तवा हो गया और गंजाल हो गया। तो ये लेफ्ट साइड से आकर के मिलने वाली नदियाँ, और इसके राइट साइड से आकर के मिलने वाली सहायक नदियों में हिरन, बरना, कोलार और एक नदी ले लीजिए आप, चोरल नदी है, चोरल नदी। अब यहीं पर मैं परियोजना के बारे में भी लिख दे रहा हूँ, नर्मदा नदी पर निर्मित परियोजना। तो परियोजना में एक हो गया मध्य प्रदेश, एक हो गया गुजरात। तो मध्य प्रदेश में और गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना है। और मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी है ना, इंदिरा गांधी या इसी को इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर ओकारेश्वर, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर परियोजना, ओकारेश्वर परियोजना और गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना, ये परियोजनाएं निर्मित हैं नर्मदा नदी के सहारे। अब इसको मिटा रहा हूँ मैं परियोजना को। अब इसके बाद ताप्ती नदी, दूसरा हो जाएगा ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी की यदि आप कुल लंबाई देखें तो 724 किलोमीटर है। कितना है? 724 किलोमीटर। और आप इसमें नोट कर सकते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी, अरब सागर में गिरने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अरब सागर में गिरने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। अब इसके उद्गम की यदि हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक स्थान से, मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक स्थान से, और ये जो मुल्ताई नामक स्थान है ये सतपुड़ा रेंज में ही आपको देखने को मिलेगा। अब इसके प्रवाह की हम लोग बात करते हैं। प्रवाह, तो प्रवाह में यदि आप देखें तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में 79%, और मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में 15%, और गुजरात में 6%। तो सर्वाधिक जो ताप्ती नदी का प्रवाह होता है ये महाराष्ट्र में होता है, 79% होता है। सहायक नदी में, यहीं पर सहायक नदी की बात करें हम लोग तो इसकी सहायक नदियों में पुरड़ा है, सहायक नदियों में पुरड़ा हो गया। परियोजना को देखते हैं हम लोग। परियोजना, अब इसके परियोजना को देखें
तो 2 परियोजनाएं हैं, काकरापार और उकाई, 1 नंबर 2 नंबर। काकरापार और ये उकाई, ये 2 परियोजनाएं हैं ताप्ती नदी पर। अब इसके बाद यहीं पर हम लोग देख लेते हैं साबरमती को। साबरमती, इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी जो लंबाई है 371 किलोमीटर है, 371 किलोमीटर है। साबरमती का उद्गम, यदि इसके उद्गम की बात करें तो ये अरावली के जय समुद्र झील से, ठीक है। तो अरावली पर्वत श्रेणी पर ही एक जय समुद्र नामक झील है, यहीं से इसका उद्गम होता है साबरमती का। अहमदाबाद, जो अहमदाबाद शहर है, अहमदाबाद शहर इसी नदी के तट पर स्थित है, तट पर स्थित है। अच्छा, ताप्ती नदी के तट पर, यहाँ पर है ना ताप्ती नदी, यहाँ देखिए ये ताप्ती नदी है। तो ताप्ती नदी के तट पर ही आप एक शहर देख लेंगे, सूरत शहर, सूरत शहर, ठीक है। ताप्ती नदी के तट पर गुजरात का ये सूरत शहर बसा हुआ है। साबरमती के तट पर तो अहमदाबाद शहर इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। किस नदी के तट पर? साबरमती। ये भी कहाँ पे है? तो गुजरात में है। साबरमती के बाद माही नदी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ही अब आप लोग जान लीजिए। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से। माही नदी और लूनी नदी, यहाँ पर माही नदी 585 किलोमीटर है, 585 किलोमीटर है। उद्गम विंध्य पर्वत के, विंध्य पर्वत के मेहद झील से इसका उद्गम होता है। मुहाना तो आप लोग जानते ही होंगे, ये सभी खंबात खाड़ी में गिरेंगी। मुहाना खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। प्रवाह क्षेत्र तो मध्य प्रदेश तो हो ही गया, महाराष्ट्र हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। ये प्रवाह क्षेत्र हो गया। सहायक में देख लेंगे सोम और जाखम। सबसे बड़ी विशेषता, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए, यहीं पर मैं, ये हो गया कर्क रेखा, ये हो गया विषुवत रेखा, ये हो गया मकर रेखा, ठीक है। तो यहाँ पर LCM ले लीजिए, LCM, ठीक है। तो कर्क रेखा को कौन सी नदी काट रही है? माही नदी। विषुवत रेखा को तो कांगो नदी, कौन सी नदी? कांगो। मकर रेखा को लिम्पोपो। LCM ले लेंगे, LCM, ठीक है। तो ये कर्क हो गया, ये विषुवत हो गया और ये मकर हो गया, मकर रेखा।
तो मकर रेखा को लिम्पोपो, विषुवत रेखा को कांगो और कर्क रेखा को माही नदी काटती है। ठीक है, अब आ गया तो मैं बता दिया एक साधारण सा ट्रिक। अब चलिए लूनी नदी। लूनी नदी को देखते हैं कि इसकी क्या लंबाई है। 320 किलोमीटर तक, लगभग कितना, 320 किलोमीटर। उद्गम को देख लेते हैं। उद्गम अरावली का नाग पर्वत, अरावली का नाग पर्वत। सहायक उद्गम के बाद आप प्रवाह क्षेत्र देख लीजिए, तो ये राजस्थान, गुजरात, इसका मुहाना नहीं बनता है। मुहाना तो नहीं बनेगा, लेकिन लिख लीजिए कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। कच्छ के रण में, कच्छ के रण के मरुस्थल में, कच्छ के रण के मरुस्थल में विलीन हो जाती है। सहायक देख लेंगे, बस समाप्त होने वाला है। सहायक में सरस्वती, जबई और सुखी। सरस्वती, जवाई और सुखी नदी। ठीक है, तो ये हो गया अरब सागर में गिरने वाली कुछ नदियाँ, साबरमती, माही, लूनी, नर्मदा और ताप्ती। अब इसके बाद पश्चिमी घाट की तरफ बहने वाली कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, 2-3 ठो, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। मैं मिटाऊँ किसको, इसी को मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग एक बार इसको नोट कर लीजिए। अब इसमें एक फिर यहाँ पर ठीक है, तो ये हो गया पीवपुरी, पीवपुरी, भरतपुझा, भरतपुझा ये लिखा हुआ है, पेरियार, पेरियार, पापनासम, पापनासम। अब इस भरतपुझा पर एक बांध बना है, मुराता बांध, मुराथा, मुराता या मुराथा भी कह सकते हैं इसे, मुराथा कह लीजिए, मुराथा बांध, ये भरतपुझा नदी पर है। ठीक, अब 2 नदियों को हम लोग देख लेते हैं। पेरियार और भरतपुझा। तो भरतपुझा नदी की जो कुल लंबाई है 209 किलोमीटर है। पेरियार नदी की 244 किलोमीटर है। ठीक है, अब इनकी तुलनात्मक रूप से हम लोग देख लेते हैं। पेरियार केरल की सबसे लंबी नदी, केरल की सबसे लंबी नदी, केरल की जीवनदायिनी नदी भी कहते हैं। पश्चिमी घाट से ही प्रवाहित होती है, पश्चिमी घाट से प्रवाहित होती है।
यह केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी है। और इसके बारे में अन्नामलाई पर्वत से निकलती है। अन्नामलाई पर्वत से, अन्नामलाई पर्वत से उद्गमित, अन्नामलाई पर्वत से उद्गमित होती है, अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। इसे पोन्नाई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोन्नानी भी कहा जाता है। ठीक, तो आज हम लोगों ने प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में, जो मुख्य मुख्य नदियाँ थी, उन सभी के बारे में आज हम लोगों ने लगभग एक विस्तारपूर्वक देख लिया। तो लगभग आप समझिए कि जो भारत की नदियाँ हैं वो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को आज हम लोगों ने समाप्त कर लिया। अब इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे और उसके बारे में सीखेंगे। तो आज की क्लास में मित्रों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए।